नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां रेपिस्टों के खिलाफ अब एक्शन मोड में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आ रही है। सीएम ममता बनर्जी विधानसभा में इस बाबत एक बिल पेश करेंगी। रेप के खिलाफ बंगाल सरकार एक बिल पेश करेगी। आज बिल में रेपिस्ट को 10 दिन में सजाए मौत का प्रावधान होगा। सीएम ममता बनर्जी के बिल का बीजेपी सपोर्ट करेगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले से पूरा देश स्तब्ध है। इस तरह की जघन्य घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। और इसी बीच यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में इस बाबत एक बिल पेश करने वाली हैं, जिसमें किसी भी रेप करने वाले दोषी को 10 दिन में सजाए मौत का प्रावधान होने वाला है। और खास बात यह है कि इस बिल का बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है। इसी बीच बंगाल सरकार सोमवार से विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र को बुलाया गया है। इस विशेष सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र आज से शुरू होगा और प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की पूरी संभावना है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन करेगी। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हमने आपको बताया है, जहां रेपिस्टों के खिलाफ अब एक्शन मोड में नजर आ रही हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी ने 2 दिन के विशेष विधानसभा सत्र को आहूत किया है और आज और कल यह विधानसभा सत्र होना है और पूरी प्रबल संभावना है कि कल इस बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल की खास बात यह है कि दुष्कर्म के जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उन्हें 10 दिन के अंदर सजाए मौत का प्रावधान सुनिश्चित करने की बात कही गई है। और उससे भी खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विपक्ष में बीजेपी है, लेकिन इस बिल का बीजेपी भी सपोर्ट करेगी। तो लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए कथित बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या के मामले से पूरा देश स्तब्ध था। जगह जगह उग्र प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल में भी हालात ठीक नहीं रहे, लोग सड़कों पर उतरे। लगातार पश्चिम बंगाल सरकार को घेरने की कवायद हुई और इसी बीच ममता बनर्जी का यह ऐलान वाकई लोगों को उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है और यह भी कह रहा है कि बंगाल में इस तरह का बिल लाना अच्छी बात है। वहीं अगली बड़ी खबर मणिपुर से, जहां मणिपुर में फिर हिंसा की आग धधक उठी है। कुकी उग्रवादियों ने गांव पर ड्रोन से बम बरसाए हैं। मणिपुर की ताजा हिंसा में सबसे चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। मणिपुर फिर हिंसा और गोलीबारी से दहल गया है। इस बार कुकी उग्रवादियों ने गांव पर ड्रोन से बम बरसाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मणिपुर लगातार सुर्खियों में बना है। मणिपुर में जिस तरह से 2 समुदायों के बीच लगातार हिंसा की घटनाएं होती रही हैं, अब एक बार फिर ताज़ा घटनाक्रम में मणिपुर हिंसा की आग में झुलसने लगा है। कुकी समुदाय के लोगों ने एक बार फिर से यहां पर हिंसा को फैलाने की एक तरह से प्रबल कोशिश की है। और जिस तरह से ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से हमला किया गया है, पूरे गांव को आग लगाने की कोशिश की गई है, ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। इस बार कुकी उग्रवादियों ने गांव पर ड्रोन से बम बरसाए हैं। ताज़ा हिंसा में यह सबसे चौंकाने वाला ट्रेंड माना जा रहा है। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से निचले इलाके कोतरुक और कडांग बांड घाटी को निशाना बनाया है और पहले अंधाधुंध गोलीबारी की, उसके बाद ड्रोन से जबरदस्त बम बरसाए। अचानक हुए हमले से गांव में दहशत फैल गई और लोग खुद की जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने की ओर भागने लगे। हमले में 2 लोगों की मौत की भी सूचना मिल रही है। 2 सुरक्षा कर्मियों समेत 9 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। कोतरुक गांव के पंचायत अध्यक्ष के अनुसार सशस्त्र आतंकवादियों ने रविवार दोपहर करीब 2 बजे गोलीबारी शुरू की। उस समय गांव के वॉलंटियर संवेदनशील इलाकों में नहीं थे। उग्रवादियों की भारी गोलीबारी से कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जब गोलीबारी और बमबारी शुरू हुई तो ग्रामीण अपने घरों में थे। स्थानीय निवासी लिशांगथम रोनी ने कहा, यह हमला गांव के वॉलंटियर्स को इलाके से वापस बुलाए जाने से ठीक 10 दिन बाद हुआ। राज्य सुरक्षा बलों की सलाह के बाद हमने अपने गांव के वॉलंटियर्स को हटा लिया था। हमें इस पूरे प्रकरण में एक महिला को गोली लगी और उसकी जान चली गई और उसकी बेटी भी इस गोलीबारी और बमबारी में घायल हुई है।
राष्ट्रीय जनता दल ने देश में जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया है। इसको लेकर आरजेडी पूरे बिहार में प्रदर्शन कर रही है। राज्यव्यापी धरना के तहत पटना में राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। तेजस्वी यादव के साथ इस धरने में प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, सांसद संजय यादव सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वे सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की हमारी मांग बहुत पुरानी है। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब जनता दल के अध्यक्ष थे तब से यह हमारी मांग रही है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने भी जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। जो महागठबंधन की सरकार ने, जब हम बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने पिछड़े समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए, दलित आदिवासी समाज के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और उसको 65% किया और ईडब्ल्यूएस का 10% एज इट इज रखा, यानी 75% आरक्षण हम लोगों ने लागू करवाया था। और उसके बाद हम लोगों ने मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको हम सब लोग भारत सरकार में अनुशंसा करेंगे कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। जिस प्रकार शेड्यूल 9 अनुसूची 9 में तमिलनाडु राज्य का आरक्षण है जो कि सुरक्षित है, उसी हिसाब से जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार विदिशा जिले के दौरे पर पहुंचे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब मेल से विदिशा स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत होने के बाद वह फिर पंजाब मेल से बसोदा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा से सांसद भी हैं, वहां से रिकॉर्ड मतों से उन्होंने चुनाव जीता है और उसके बाद पहली बार वह विदिशा पहुंचे। हालांकि ट्रेन से ही उनका अभिवादन हुआ और उन्होंने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके पहुंचने की खबर मिलते ही सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता स्टेशन पर पहुंच गए थे और उनके स्वागत के लिए तैयार थे। स्वागत होने के बाद, उनसे मिलने के बाद वो वापस उसी ट्रेन से बसौदा के लिए रवाना हो गए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसी के मद्देनजर झारखंड चुनाव प्रभारी मंत्री शिवराज सिंह चौहान देवघर दौरे पर पहुंचे। देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने जिला स्तरीय नेताओं के साथ बैठक की और चुनाव में जीत के लिए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवघर के जसीडीह स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद कहा कि चुनाव को लेकर झारखंड के लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि देवघर जिले में 4 विधानसभा सीट आते हैं और चारों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि आज के जिला कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानें, ताकि आने वाले चुनाव में जनता की समस्या को मुद्दा बनाया जा सके। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर एक अहम सुनवाई होने वाली है। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और शंभू बॉर्डर को फिर से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होगी। हरियाणा सरकार ने पंजाब हाई कोर्ट
के फैसले को चुनौती दी है और शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर आज एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर अहम सुनवाई होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शंभू बॉर्डर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर फैसला होगा कि आखिरकार इस पर क्या निर्णय और निष्कर्ष निकाला जाए। शंभू बॉर्डर लगातार सुर्खियों में बना रहा। यह हरियाणा के वही बॉर्डर है जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने आकर के डेरा डाला था और उसके बाद इस जगह को सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सहयोगी विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। जी विवेक, लगातार शंभू बॉर्डर चर्चा में रहा है और इस बार अब हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को फैसले को जो चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला है, आज उसकी सुनवाई होने वाली है। इसके बारे में पूरा अपडेट दें विवेक। हाँ बिल्कुल कुणाल, दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट है वो पिछली सुनवाई में जो 22 अगस्त को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो किसानों के साथ बैठक हो रही है वो जारी रखी जाए और पंजाब और हरियाणा सरकारों की तरफ से किसानों के साथ जो पटियाला में जो बैठक हुई उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पंजाब अगले 3 दिनों तक यानी कि 22 से 25 अगस्त तक लगातार किसानों से बात करने के लिए कहा था। हालांकि अगर हम बात करें कि जो इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पंजाब हरियाणा सरकारें इन चीज़ों को देखें कि जो आंशिक रूप से बॉर्डर खोलने के लिए तैयारी की जाए, क्योंकि एम्बुलेंस होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, महिला और छात्र हैं, उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। कम से कम एक एरिया थोड़ा सा खोला जा सके जिससे इमरजेंसी की चीजें हैं वो कंटिन्यू रखी जा सके। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि चूंकि इसमें पंजाब सरकार का जो स्टेक है उसके हिसाब से पंजाब सरकार को इस मामले में किसानों से बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। लेकिन जो केंद्र सरकार है उसका ये कहना है इस मामले में कि जो किसान हैं, किसानों की जो स्टैंडिंग है वो बातचीत करने की स्थिति में नजरिए वाली नहीं लगती, क्योंकि जो उनकी वहाँ की तैयारी है वो बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी करके वो आए हैं और बॉर्डर पे रुके हुए हैं। अगर उनको अंदर आने की इजाजत दी जाती है तो तोड़ फोड़ की आशंका है और जो अशांति पैदा करने की स्थिति है। ऐसे में जिनको बातचीत करनी होती है वो इस ढंग से तैयारी करके नहीं आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी किसानों का आंदोलन हुआ, उस दौरान जो लाल किले पे चीजें हुई, इन चीजों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए कहा गया कि अगर किसानों से बातचीत करना है तो कुछ सदस्य जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा सकता है। लेकिन जो इनका तरीका है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का नहीं लगता है, ऐसे में उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया ये था कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसको करने दिया जाए, लेकिन पूरी तरीके से बॉर्डर जो खोलने का है उस पर विचार करने की बजाय जो किसान हैं और जो सरकार है वो आपस में बात करें और एक रास्ता निकाले कि जो एम्बुलेंस, इमरजेंसी या मेडिकल फैसिलिटी, बच्चे या छात्र जो इनको जाना ही जाना है, खासतौर से अगर मुकदमे लगे हुए हैं, उनके मुकदमे पहले से लगे हुए हैं, जिनको जाना होगा उनकी डेट पहले से फिक्स होती है, ऐसे में उनको जाने में दिक्कत होगी। तो इन चीजों को देखते हुए खोला जाए इस रास्ते को, जिससे कम से कम कुछ हद तक चीजें चलती रहें। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है सिर्फ यही है कि इस मामले में बात करके जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू किया जाए, लेकिन जो अराजकता की स्थिति है वो न बने। तो अब जो आज सुनवाई होगी तो उस मामले में देखना होगा कि जो पंजाब सरकार को कहा था कि किसानों से बातचीत करके इसका रास्ता निकाला जाए, तो क्या इस मामले में कोई रिपोर्ट दाखिल करती है जिससे जो सरकार है वो इसमें कोई रास्ता निकाल के सुप्रीम कोर्ट को देती है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करे। बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को पूरे तफसील से इस पूरे बातचीत और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए।
और अभी वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटते हैं, आप कहीं मत जाइए।